आज की क्लास में हम लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आरडीबीएमएस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। आपका एमसीक्यू पेपर होता है तो उसमें भी बहुत सारे सवाल इसमें से आते हैं और आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं। ठीक है, कोई भी आपको डी नॉर्मलाइज डाटा दिया जाता है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। ठीक है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि होता क्या है। कोई पॉइंट में कहीं दिक्कत आए तो पूछ लेना। देखिए, नॉर्मलाइजेशन इन माई सिक्वल रेफर टू ऑर्गेनाइजिंग अ डाटाबेस इनटू द स्ट्रक्चर टेबल टू रिड्यूस द रिडंडेंसी एंड इंप्रूव द डाटा इंटीग्रिटी। इस लाइन में ये कह रहा है कि जब भी आप माई सिक्वल के अंदर नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हो तो इसको यूज़ करने के पीछे का कारण होता है कि डाटाबेस में डाटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना और उस डाटाबेस के अंदर जितनी भी रिपीटेशन आ रही है, जो डुप्लीकेसी आ रही है, उनको कम से कम करना। 100% ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन कम से कम कर सकते हो। ऐसा करने से आपके डाटाबेस की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ होती है और आपका डाटा ऑप्टिमाइज होता है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इट इन्वॉल्व्स डीकम्पोजिंग द लार्ज टेबल इनटू द स्मॉलर। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो टेबल होती है वो टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए आपको मैंने एक टेबल दिया, टेबल के अंदर कहीं पर भी अगर नॉर्मलाइजेशन का वायलेशन हो रहा है और उसको जब आप नॉर्मलाइज करने जाओगे तो टेबल डीकम्पोज हो जाएगी। उस टेबल की 2 टेबल बन जाएंगी, हो सकता है 3 बन जाए, हो सकता है 4 बन जाए, तो टेबल टूटना स्टार्ट हो जाएगा। दैट रिलेटेड टू द टेबल्स एंड डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। तो इसमें ये कहा गया है कि वो टेबल टुकड़ों में जब टूटेगी तो मल्टीपल टेबल क्रिएट होंगी और उन टेबल के बीच में आपस में कनेक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। और इसी टॉपिक का नाम होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जिसको आप लोग इंटीग्रिटी के नाम से भी जानते हैं, डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी में क्या होगा कि अगर टेबल 1 टेबल 2 से कनेक्टेड है तो टेबल 1 टेबल 2 से कनेक्ट कैसे हुई होगी? टेबल 1 में एक प्राइमरी की होगी जो दूसरी टेबल में जाके फॉरेन की बनेगी, तभी टेबल कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर डाटा इंटीग्रिटी क्या कहता है? जो टेबल 2 है जहाँ पर आपकी फॉरेन की है उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते जब तक कि वो एंट्री प्राइमरी की में ना हो। सही है, डाटा क्या हो गया? इंटीग्रेट हो गया। जैसे टेबल ए है और टेबल बी है मानकर चलिए, ठीक है, उसको डायग्राम से समझाते हैं। एक टेबल ए है, एक टेबल बी है। इसके अंदर एक आईडी है 1 और एक बंदे का नाम है राम, ठीक है। अच्छा, एक आईडी है 2, बंदे का नाम है श्याम। अब इसकी बाकी की जानकारी दूसरी टेबल में स्टोर्ड है। इसकी आईडी है 1, बंदा रहने वाला है दिल्ली का और ये जो रहता है दिल्ली में रहता है और इसकी सैलरी 25,000 है, फलाना काम करता है। बंदे की आईडी है 2, ये रहता है गुड़गांव में और इसकी सैलरी 26,000 है। अब मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, बंदे की आईडी 3 फलाना जगह रहता है। ये एंट्री नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये प्राइमरी की है, ये यहाँ पे आके कनेक्ट होके बनी फॉरेन की। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डालते हैं उसकी एग्जिस्टेंस यहाँ एज अ प्राइमरी की होनी चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो डाटा एंटर नहीं हो सकता। अब ये 1 क्यों एंटर हुआ? क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं। 2 क्यों एंटर हुआ? क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं। 3 क्यों नहीं एंटर हुआ? एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस कॉन्सेप्ट को डाटा इंटीग्रिटी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बट इज डाटा इंटीग्रिटी। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्मलाइजेशन माई सिक्वल डाटाबेस। तो माई सिक्वल में इसकी क्या ज़रूरत है? विदाउट नॉर्मलाइजेशन सेम डाटा गेट्स रिपीटेड इन मल्टीपल प्लेसेस। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं तो आपके टेबल के अंदर सेम डाटा कई जगह रिपीट होने की संभावनाएं हैं। वो डाटा एक ही जगह पर बहुत बार रिपीट हो रहा होगा। नॉर्मलाइजेशन स्टोर्स ईच पीस ऑफ डाटा इन जस्ट 1 प्लेस। इसमें क्या होता है? कम से कम आपका रिडंडेंसी रिपीटेशन आता है। जो डाटा की रिक्वायरमेंट है वो एक ही बार स्टोर करते हैं, बार बार थोड़ी ना करते हैं स्टोर। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा अगर कर सकते हो तो। मान लीजिए मेरे पास एक सेंसस का डाटा है जिसमें एम्प्लॉयज़ की मैं डिटेल डाल रहा हूँ, या सेंसस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। एक डाटा है किसी भी चीज़ का, स्टूडेंट का हो सकता है, एक हो सकता है। मैंने यहाँ पर डाटा डालना स्टार्ट किया, बंदे का नाम डाल दिया राम, सरनेम है इसका सेम, ईमेल आईडी ram@gmail.com। ये बंदे का फ़ोन नंबर है, रहने वाला है पलवल का, और इसका आधार आईडी नंबर है 1 2 3 4 जो भी है आपने लाइक इस तरीके से डाला। करेक्ट? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये जो बंदा है ये कोई कोर्स कर रहा है, समथिंग लाइक यहाँ पे एडमिशन के लिए आया था, कोर्स कर रहा है, इसको कोर्स हो गया जावा का। अब कल को मान लीजिए ये बंदा किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेता है तो क्या होगा? मान लीजिए इसने कहा कि मुझे एक्सेल का कोर्स करना है। अब इसकी जानकारी फिल करते हैं। ये टेबल बना रखी है आपने, जब जानकारी डालोगे तो पूरा रिकॉर्ड जाएंगे। जब रिकॉर्ड एंटर करोगे तो आप ध्यान से देखिएगा इस बंदे का नाम फिर से रिपीट होना चालू हो गया। ये सारी जानकारी फिर से तो डाल रहा, क्या है ये रिपीटेशन है, इससे डाटा खराब हो रहा है, बल्कि में जा रहा है। सारी जानकारी इसे में फिर डालना पड़ रहा है आपको यार। इट इज़ रॉन्ग।
ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, दिस इज रॉन्ग। फिर डालूंगा फिर जाएगा, फिर डालूंगा फिर जाएगा। ऐसे मान लीजिए आपके पास 100 तरह के लोगों का डेटा हो सकता है ना। ये डाटा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, शाम जो है आईडी डालते हैं शाम। तो ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ये किस वक्त हो रही है? जब डाटा को इंसर्ट किया जा रहा है। कब क्रिएट हो रही है? जब डाटा को इंसर्ट किया जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंसर्शन एनोमनीज। क्या कहती है ये? इंसर्शन एनोमनीज। एनोमनीज क्या है? एक तरह की रुकावट, एक तरह की डुप्लीकेसी क्रिएट करने का प्रोसेस। यहाँ पर डाटा आपका डी ऑप्टिमाइज हो रहा है ड्यू टू द इंसर्शन। तो ये क्या कहलाती है? इंसर्शन एनोमनीज। अच्छा, एक एनोमनीज और होती है जिसको बोलते हैं डिलीशन एनोमनीज। तो मेरे को थोड़ा समझाने के लिए ऐसा करना पड़ा। अच्छा, डिलीशन एनोमनीज में क्या होता है? मान लीजिए बाद में कंपनी डिसाइड करती है कि भाई जावा का जो कोर्स है ना वो डिलीट करना है। क्या कोर्स करना है? डिलीट। जावा का कोर्स डिलीट करना है हमको। जावा का कोर्स डिलीट करना है। आपने क्वेरी फायर कर दी जावा के कोर्स को डिलीट करनी है। ध्यान दीजिएगा, अब जावा का कोर्स यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे डाटा डिलीट करेगा। जब ये डाटा डिलीट करेगा ना तो साथ में उस डेटा को भी डिलीट कर देगा जो आप चाहते नहीं थे। ये भाई साहब ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट करेगा। तो मोहन का डाटा भी आपके डाटाबेस से गायब। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो कि कहीं खतरनाक सिचुएशन में हम जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? डिलीशन एनोमनीज। तो डिलीशन की वजह से भी आपके सामने संकट पैदा हो गया। एक होती है अपडेशन एनोमनीज। अपडेशन एनोमनीज में क्या होता है? ये बंदा बोलता है कि भाई मेरी मेल आईडी चेंज कर दो। आप मेल आईडी चेंज करने की कमांड फायर करते हो। अब इस बंदे की मेल आईडी इस डाटाबेस में मान लीजिए 50 जगह पर है, तो ये उन 50 जगह पे जाके बदलेगा उसको। दैट इज कॉल्ड अपडेशन एनोमनीज। और आमतौर पर जब हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमने 3 ही होते हैं, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन। सिलेक्ट आपका सिलेक्शन क्वेरीज में आएगा और जो बाद में आप देखेंगे, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं। तो समझ में आएगा आप लोगों को? सो दैट इज द प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम अगर आपको ये ना सिखाई जाए इसको कैसे दूर करें, तो आप बता नहीं सकते कैसे करने हैं। और आमतौर पर जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, जब कोई भी कोर्स होता है तो हम लोग के पास डाटा होता है और सिलेक्ट करना, डायरेक्ट चलते हैं गोली चला, दर 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 डाटा उठाया डाला, लेकिन इसके पीछे का बेस हमको नहीं पता। इंटरव्यू में पहला सवाल यही आ जाएगा आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं? तो डाटा को देखकर डाटा को सही करना सीखेंगे आगे। हम डाटा को देखकर ये देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इसको कैसे नॉर्मलाइज करें, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को डाटा दूंगा और नेक्स्ट क्लास से पहले आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपना प्रैक्टिस फाइल भेज देंगे कि भाई हमने ये चीज़ सॉल्व करी है। अब चलिए एक एक करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो किसी भी डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए जो पहली अवस्था में जो डाटा आपको दिख रहा है, जो डाटा आपने यहाँ पर देखा, ये डाटा कहलाता है डी नॉर्मलाइज। जो पहली बार आपको कोई डाटा दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डी नॉर्मलाइज। उसमें आपको चेक करना है नॉर्मलाइजेशन। अगर वो डाटा नॉर्मलाइज फॉर्म में आ जाता है तब हम कहते हैं कि डाटा नॉर्मलाइज हुआ है। फिलहाल आपको कोई भी डाटा मिलेगा आप उसको क्या बोलेंगे? डी नॉर्मलाइज, ठीक है। उसको ठीक करने के बाद आप क्या देंगे? नॉर्मलाइज। मैंने आपको कोई डाटा दिया, मैं आपसे कहूँ ये नॉर्मलाइज है कि डी नॉर्मलाइज है, तो क्या कहोगे? देखने के बाद बताएंगे। अभी देखने के बाद बताएंगे, फिलहाल तो अभी डी नॉर्मलाइज है। देखने के बाद जब कंफर्म हो जाएगा तब आप क्या बोलोगे? दिस इज अ नॉर्मलाइज डाटा। जब डाटा नॉर्मलाइज हो जाए तब टेबल बनती है और डाटाबेस में बनाया जाता है उसको, पेपर पे, सिस्टम पे, और फिर रिकॉर्ड जाता है। अब आप बिना देखे अगर ये मैं कहूँ कि भाई स्टूडेंट का डाटा डालना, आप ऐसे ही तो बनाते, कॉलम तो यही होते, बच्चे का नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी बना के आप तो क्रिएट कर देते टेबल, रिकॉर्ड भी चला देते। क्या फ़ायदा? वो रिसाइकिल बिन में जाता है आपका, कोई फ़ायदे का तो है नहीं, वो सोचा आपका गलत हो जाता है। यही कारण होता है जब आप लोगों के पास जब इंटरव्यू टाइप में कोई टेबल वगैरह डिज़ाइन करने के लिए दी जाती हैं, आप ऐसे ही बना के आ जाते हो, फिर सोचते हो मैंने करा तो सब कुछ था, उन्होंने कॉल नहीं करा, पता नहीं क्या हो गया। आप लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से रायता फैला दिया होता है, वो देखते ही नहीं है, फिर इसको ख़राब हो गया सिस्टम, ठीक है। डाटा को बनाते वक्त उसमें नॉर्मलाइजेशन चेक किया करो। अब इंटरव्यू में पूछे डिनॉर्मलाइजेशन क्या है तो बता देना। कोई भी ऐसा डाटा जिसमें एनोमनीज रहती हैं उसे हम डिनॉर्मलाइज डाटा कहते हैं। उसके अंदर रिपीटेशन आ जाती है, डाटा बार बार रिपीट हो रहा होता है। रिपीट होने की वजह से हमारे डाटाबेस में एनोमनीज क्रिएट होती है। एनोमनीज क्या होती हैं? जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई। अच्छा, इसको फिर ठीक कैसे करेंगे? इसके लिए हमको डाटा को नॉर्मलाइज करना होता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है?
नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूस द रिडंडेंसी इन द टेबल। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ऐसा करने से हमारी जो टेबल होती है वो डिकम्पोज होती है मल्टीपल टेबल्स में, और वो टेबल आपस में कनेक्ट कर दी जाती हैं। इससे इनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है और ये हमारे डाटा को इंटीग्रेट करके चलता है। पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए किसी का। आपने समझा होगा तो पॉइंट टू पॉइंट जवाब दोगे, आपने रट्टा मारा होगा तो फिर कहानी खराब आपकी। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। किसी भी डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए उसको 3 फेज से गुजारते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक है, पहला फेज होता है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड फेज होता है सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड फेज होता है थर्ड नॉर्मलाइजेशन। तो एक एक करके इनको देखेंगे। मैं एक सैंपल आपको करके उसको ठीक करके बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए डाटा दूंगा, 5 मिनट का वक्त दूंगा। समझना ही तो पेपर पे फटाक से बना देना, क्योंकि मैं कोई भी आपको डाटा इतना बड़ा नहीं दूंगा जिसमें 300-400 रिकॉर्ड होंगे। समझाने के लिए 3 या 4 रिकॉर्ड दूंगा, उसको पेपर में बनाने में 5 मिनट लगेगा आपको। ठीक है, उसमें ही रिप्लाई आना चाहिए, आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, घर पे जाके करना। ठीक है, चलिए बेटा पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। यहाँ पर आप ये डाटा देखिए, स्टूडेंट का डाटा है और इसमें हमारे पास 3 कॉलम है, SID, SNAME, कॉन्टैक्ट। ये स्टूडेंट का डाटा है, SID है S1, बंदे का नाम है राज, इसके हैं 2 कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए मैंने। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डाटा है। अब इस तरह का डाटा जब आपके पास आएगा तो आपको चेक करना है कि ये डाटा फर्स्ट NF के फॉर्मेट में है या नहीं है, यानी ये फर्स्ट NF के रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता। तो कोई भी डाटा फर्स्ट NF में तब होगा जब ये 2 कंडीशन उसमें फॉलो हो जाएंगी। ठीक है, ये 2 कंडीशन उसमें क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है आपकी, 1 सेल हैव 1 वैल्यू, 1 सेल हैव 1 वैल्यू। अब जरा इसको देख के बताओ, इसमें गड़बड़ दिख रही है ना आपको, एक सेल में 2 वैल्यू आ गई, कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 सेल हैव 1 वैल्यू, 1 सेल हैव 1 वैल्यू, तो 2 वैल्यू उसमें नहीं हो सकती। कितनी हो सकती हैं, 1 वैल्यू हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन है। क्या ये वायलेशन है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। अब इसको ठीक कैसे करना है देख लो ध्यान से, प्रोसेस बता रहा हूँ ठीक करने का। जैसे ये डाटा है, ठीक है, यहाँ पर जो राज है इसकी एंट्री यहाँ पे 2 बार है, इसकी एंट्री यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, एक 897 के लिए, 5 तो आपको ये एंट्री 2 बार करनी होगी। ऐसे लिखिए, एक कॉन्टैक्ट नंबर आपका 567 हो जाएगा। हो गया डन। अच्छा, अब ये एक सेल में एक वैल्यू खत्म, अगले को पढ़ो। एक यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसको भी आप 2 बार लिखेंगे ऐसे। एंड नाउ इट्स परफेक्ट। क्या नंबर था यार, भूलिए हमने, 890 कॉपी पेस्ट 890, और यहाँ से ये हट जाएगा। तो एक सेल में मैंने एक ही वैल्यू को रखा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं, एक्सेल है तो ठीक से कर देते हैं फॉर्मेट को। अब आप देखो, जो मैंने पहला रूल आपको बताया था वो अब यहाँ पर फॉलो हो रहा है ना पूरी तरह से। पहले रूल में क्या वायलेशन था कि भाई एक सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए, वहाँ पे हमारे पास कितनी थी, 2 वैल्यू थी। 2 वैल्यू होती है, हमने क्या करा, इस रिकॉर्ड को 2 बार तोड़ दिया, एक बार 897 के लिए, एक बार 567 के लिए। ऐसा ही एक रिकॉर्ड मेरे को S3 के रिकॉर्ड में मिला, मैंने एक बार बना दिया 3345 के लिए और एक बार बना दिया 890 के लिए। तो यहाँ पर ही हमारे पहले वाले रूल को फॉलो कर गया। अब यहाँ पर 1 सेल 1 वैल्यू का रूल लागू हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब साथ में एक और रूल दिया गया है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब हम कल पढ़ रहे थे कि टेबल तभी रिलेशन में होती है जब उसमें की एट्रीब्यूट होता है, और एक्सेल के मतलब SQL के अंदर कोई भी ऐसी टेबल जिसमें की नहीं लगा रखी वो होना ना होने के बराबर है। ठीक है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं करता। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी इसके बारे में कहा गया है कि आपकी टेबल में एक की एट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी इसमें प्राइमरी क्या होना चाहिए, की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी हेल्प से टेबल का सारा डाटा निकाला जा सकता है। अगर वो की एट्रीब्यूट आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपकी टेबल रिलेशन में आ जाएगी। ठीक है, भविष्य में उसी की एट्रीब्यूट का सहारा लेकर उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं किसी दूसरी टेबल से जोड़ने के लिए। कोई भी चीज़ें बनती हैं कनेक्ट होने के लिए बनती हैं, कोई कनेक्टर तो छोड़ा जाता है ना, बिल्डिंग भी बनती है तो ऊपर एक कनेक्टर छोड़ देते हैं कि भैया यहीं से नींव को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रही बात, उसी को कनेक्टर बोलते हैं। कोई कोर्स खत्म होता है तो आगे भी कनेक्टर होता है। तो सेम इसी तरीके से कोई टेबल बनाते हैं, भविष्य में कभी आगे यूज़ हो सकती है तो कनेक्टर छोड़ते हैं, तो वही होती है की एट्रीब्यूट। ठीक है, तो टेबल में की एट्रीब्यूट छोड़े जाते हैं। अब की को पहचानते कैसे हैं, आप टेबल के अंदर उस कॉलम का पता करें जो रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि की एट्रीब्यूट में कोई भी रिपीट वैल्यू नहीं हो सकती। तो चलो चेक करते हैं। SID को देखो, रिपीट नहीं होना चाहिए कुछ भी,
ये रिपीट मार गया, तो ये की एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। नेम को देखो, मार गया रिपीट, नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट को देखो, ये मार गया रिपीट, अब हो ही नहीं सकता। अब हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, डोंट गिव अप। अब आप क्या करना, अगला प्रोसेस फॉलो करना। अगला प्रोसेस क्या फॉलो होगा, अब आप दो अब पेयर को ढूंढो। किसको ढूंढेंगे आप, पहले एक से काम चलाया था, नहीं बना, अब पेयर को ढूंढो। एस आई डी और एस नेम को चेक करो, कहीं पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये पेयर यहाँ रिपीट हो गया, मतलब ये भी ये एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। अब एस आई डी और कॉन्टैक्ट को देखो, एस आई डी और कॉन्टैक्ट कहीं पर भी रिपीट नहीं मार रहे हैं, चेक कर लो, चाहे आप नीचे तो चेक कर लो, नहीं मार रही ना, तो ये बन गए आपके की एट्रीब्यूट। जो की एट्रीब्यूट बने उनको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पता रहे। नाउ दिस इज इन फर्स्ट एनएफ, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब फर्स्ट एनएफ में कोई डाटा देखकर आप ठीक कर लोगे, समझ में आ गया। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, 5 मिनट का वक्त दूंगा, पेपर पेन आपके पास है, निकाल के रखिएगा और मेरे को जल्दी से ड्रॉ करके देना। मैं रैंडमली क्लास में से 3 बच्चे खड़ा करूंगा और मैं चेहरों को देख के खड़ा करता हूँ। जिसने नहीं बनाया होगा मैं कोशिश तो उसी को करूँगा कि वो खड़ा होके मेरे को बताएगा, ठीक है। कहाँ पे, कहाँ पे बताओ, एस आई डी कौन सा है इसका, इसका अलग है, एस आई डी इसका अलग है, कहाँ रिपीट है, पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए ना। S5908 पेयर अलग है, S4908 पेयर अलग है, इट कैन नॉट बी रिपीटेड। बट यहाँ पर रिपीट हो रहा था, S1 राज, फिर दोबारा आ गया था S1 राज, दिस इज रिपीटेड। हाँ, सिंगल वैल्यू मत देखिए रिपीट, सिंगल वैल्यू का फॉर्मेट खत्म हो गया। सिंगल वैल्यू रिपीट हुई थी तभी तो हम पेयर पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक सवाल सामने स्क्रीन पे देखिएगा। ये डाटा दे दिया मैंने आपको। अब आपको लगता है ये फर्स्ट एनएफ में, तो ऐसे ही उतार के ले आना। आपको लगता है नहीं ये फर्स्ट एनएफ में नहीं है, तो उसको ठीक करके लाइए। ये डाटा है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम और सब्जेक्ट, इसको फर्स्ट एनएफ में चेक करो। अगर है तो ऐसा ही दे दो उतार के। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये नहीं है फर्स्ट एनएफ में, वायलेट हो रहा है, तो इसको ठीक करके दीजिए। फर्स्ट एनएफ में कैसे चेक करते हैं, ठीक है। टेबल बनाने से पहले उस टेबल को तीनों फॉर्मेट में चेक करना है आपको, फर्स्ट एनएफ, 2NF, 3NF। फर्स्ट एनएफ आपको समझ में आ गया। अब 2NF देखो, 2NF में 3 रूल होते हैं, इन तीनों रूल को आप फॉलो करोगे। पहला रूल, किसी भी टेबल को 2NF में कन्वर्ट करने से पहले आप ये वेरीफाई करोगे वो टेबल फर्स्ट एनएफ में होनी चाहिए। अगर वो टेबल फर्स्ट एनएफ में है तभी वो 2NF में जा सकती है, वरना नहीं जा सकती। पहला रूल, ठीक है। रूल नंबर 2, तो चलिए इस टेबल के ऊपर हम 2NF इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। ये फील्ड का नाम है, एक्चुअली टीचर का नाम है ये, ठीक है। ये स्टूडेंट का नाम है, सॉरी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर फील्ड लिखी हुई नहीं है, स्टूडेंट नेम, और ये हो गया आपका टीचर नेम, और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। इस तरीके से डेटा मिलता है आपको, ठीक है। अब इस टेबल में देखना फर्स्ट एनएफ है कि नहीं है, ध्यान से देखो, 1 सेल 1 वैल्यू, पहले फर्स्ट एनएफ चेक करना है आपको फिर से। और दूसरा की एट्रीब्यूट, तो ये दोनों इसमें की एट्रीब्यूट दे दिए हैं पहले ही, हमको दे रखा है डाटा पहले ही, क्या ये फर्स्ट एनएफ में। क्यों, क्योंकि इसको की एट्रीब्यूट बना नहीं सकते, वैल्यू रिपीट हो रही है। इसको की एट्रीब्यूट बना नहीं सकते, वैल्यू रिपीट हो रही है। पेयर को देखते हैं फिर हम लोग। पेयर को जब आपने देखा तो यहाँ पर पेयर रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है पेयर रिपीट, तो ये हमारा की एट्रीब्यूट होगा। जो की एट्रीब्यूट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रीन से दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये टेबल फर्स्ट एनएफ में ओके है, समझ में आ गया। पहला रूल आपका वेरीफाई हो गया। अब देखेंगे दूसरा रूल। दूसरे रूल को वेरीफाई करने से पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझ लो आप लोग। अच्छा, टेबल में ना टेक्निकली कुछ टर्म्स होती हैं। जब आप MySQL में काम करते हैं तो उसमें कुछ टेक्निकली टर्म्स होती हैं। उन टेक्निकली टर्म्स को देखो क्या बोलते हैं। अच्छा, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं ना, लेकिन इसमें कीज आ गई हैं तो ये कहलाएगी रिलेशन। अब इसको टेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिलेशन। इसको बोलेंगे आप लोग रिलेशन, तो ये होगी रिलेशन। अच्छा, इसमें जो आपको ये दिख रहे हैं, SID हो गया, TID हो गया, S नेम हो गया, ये सारे के सारे आप अपनी टेक्निकल भाषा में, तो कुछ अपनी नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं इनको, टेबल के क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। लेकिन SQL की भाषा में इनको बेटा एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या नाम बेटा आपका, रोनित। अब तुम उसका ब्राउज़र खोलना, उसमें एट्रीब्यूट कहीं लिख ही नहीं रहा। अब इसका अर्थ थोड़ी ना पढ़ाया नहीं जाएगा। ये तो पता है, एट्रीब्यूट एंटिटीज, नॉर्मलाइजेशन नहीं पता,
इतना तो नॉर्मल है, ये तो उसमें लिखा है। नॉर्मलाइजेशन लिख रहा है उसमें, क्या नॉर्मलाइजेशन लिख रहा है उसमें? उसमें नॉर्मलाइजेशन? हाँ नहीं। फिर तो नहीं पढ़ाऊँ, बता ना पढ़ाऊँ, छोड़ दें। फिर अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बहाना मतलब जो पढ़ाया गया वो मेरे को देखना पड़ेगा, आपको करके दिखाना है वो, समझ में आ गया? अब उस चीज़ को डिनाइड करने के लिए नहीं कहोगे उसमें ये नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, समझ गए? नेक्स्ट टाइम जो सवाल करूँगा तो जवाब देना तुम्हें। ये समझ में आ गया क्या कहलाएंगे हमारे एट्रीब्यूट कहलाएंगे। आगे देखो, अच्छा जब टेबल में आप डाटा डालते हो, जैसे मैंने इसमें डाटा डाला 1 2 3 ऐसे, जब आप कोई डाटा डालते हो तो टेबल में एक कॉलम होते हैं एक रो होते हैं, इनको रो नहीं बोलते बेटा, इनको बोलते हैं टप्पल। ये जो आपको दिख रही है ना, इनको क्या बोलते हैं? टप्पल। मतलब मैं इंडिकेट कर रहा हूँ एरो से, इसको कहलाते हैं टप्पल, ये टप्पल कहलाती है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और देखिएगा, ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डिग्री की, एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें डिग्री, डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। तो इस टेबल की डिग्री अगर मैं पूछूं, इस रिलेशन की डिग्री पूछूं तो कितना बताओगे? 4। इसकी डिग्री कितनी है? 4। टेक्निकली क्या कहोगे? 4 हो गया। एक कॉन्सेप्ट और आता है उसको बोलते हैं कार्डिनेटल ऐसे करके होता है, कार्डिनैलिटी। हाँ कार्डिनैलिटी, ये देखो तुमने पढ़ी होगी एक टर्म, पढ़ी है कभी? हाँ ये वही होती है, देखो अब इसको भी तो पता चल रहा है, टर्म्स होती हैं सिक्वल की भाषा में बोलते हैं, इसका टर्म है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टपल्स, यानी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर मैं आपसे पूछूं इस टेबल की कार्डिनैलिटी कितनी है तो कितना बताओगे? 6। अभी चीज़ समझ में आ गई? अब ये टेबल है आपके पास, टेबल में चीज़ों की टर्म्स मैंने आपको बता दी, टप्पल क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, रिलेशन क्या होती है, डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है। अब मैं इस टेक्निकल भाषा में एक लाइन बोलूँगा, आप उसको क्रैक करके यानी उसको डिकोड करके मुझे बताओगे ये कौन सी टेबल है, टेबल में प्राइमरी की है कि नहीं है, ठीक है, इसमें कितने कॉलम बनेंगे और कितने इसमें रो बनेंगे, ठीक है। मैंने अगर आपसे कहा कि आई हैव अ एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है, आई एम हैविंग अ relation that name is employee having 5 degree and 3 cardinality, what does it means? एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें 5 एट्रीब्यूट और 5 कॉलम्स हैं और 3 रिकॉर्ड्स है, यानी 3 रिकॉर्ड उसमें भरे हुए हैं। अगर मैंने बोला है एम्प्लॉय रिलेशन, व्हाट डज इट मीन्स? मेरे पास उसमें की एट्रीब्यूट भी है। हाँ अगर मैं बोलता है एम्प्लॉय टेबल, जरूरी नहीं है कि नहीं है, अभी की एट्रीब्यूट है भी कि नहीं है पता नहीं, लेकिन रिलेशन बोलने के बाद दावा ठोक दिया मैंने, भाई उसके अंदर की एट्रीब्यूट है। टेबल बोला जरूरी नहीं है, अब बनाते नहीं टेबल, आप टेबल बना लो टेबल के एक्सक्यूएल में जाके, की मतलब तब भी बनती है टेबल तो, लेकिन जब आपने उसका नाम रिलेशन बोल दिया तो उसके अंदर की एट्रीब्यूट आपको पक्का मिलेगा टर्म्स के हिसाब से। अब बढ़ते हैं भैया आगे, देखो तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल कितने एट्रीब्यूट है तो आपने क्या बोलना है? 4 हैं। इसमें की एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? XID TID, और बाकी के जो दोनों एट्रीब्यूट बचे वो क्या कहलाते हैं? नॉन की एट्रीब्यूट। वो बचे हुए एट्रीब्यूट क्या कहलाते हैं? नॉन की एट्रीब्यूट। ये क्लियर हो गया? तो इसमें 2 तो नॉन की एट्रीब्यूट है और बाकी के आपके की एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर एक टर्म आती है सेकेंड एन, अब समझो आपको समझ में आएगा। इसमें लिखा हुआ है नॉन की एट्रीब्यूट, अब आपको पता है ये टर्म नॉन की एट्रीब्यूट क्या है, तो बताइए जरा इसमें कौन से नॉन के एट्रीब्यूट? तो यानी ये लाइन इन दोनों की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। अब फिर पढ़ते हैं इसको। अ नॉन की एट्रीब्यूट डज नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसी इन अ टेबल, यानी कि टेबल के अंदर कोई भी किसी भी तरह की पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है उसको समझिए। मान लीजिए क्लास है, ठीक है, उस क्लास को कोऑर्डिनेट 2 टीचर कर रहे हैं, आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। अब कोई बच्चा अगर क्लास में कोई भी काम करना चाहता है, इधर उधर आना चाहता है, तो उसको परमिशन दोनों टीचर से लेना पड़ता है, एक से नहीं, दोनों से आप उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी उसके बाद वो काम कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। अब मान लीजिए वो बच्चा किसी एक टीचर से पूछ रहा है, दूसरे से पूछ ही नहीं रहा है।
अभी मान कर चलो मैं एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वफादार हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा उसके लिए डिलेंट हो जाऊँ, एक के लिए ना करो, तो आप खुद क्लास में क्या बोलोगे? पार्शियलिटी होगी। अभी समझा ना कॉन्सेप्ट पार्शियलिटी, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अब यहाँ देखिए ये जो एट्रीब्यूट है, ये स्टूडेंट का नाम है, ये जो एट्रीब्यूट है ये पूरी तरह से इस की के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस की के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट का जो नाम है वो स्टूडेंट की आईडी पे डिपेंड करता है। अगर मैं स्टूडेंट की आईडी यहां से गायब कर दूं, है ना, तो तुम भाई स्टूडेंट का नाम नहीं बता। अगर मैं टीचर की आईडी गायब कर दूं तुम तब भी स्टूडेंट का नाम बता दोगे, बता दोगे ना, कोई भी देख के बता देगा। स्टूडेंट की आईडी मैं तुरंत बता दूंगा स्टूडेंट का नाम क्या है, आईडी से पता लग रहा है हमको, आईडी स्टूडेंट का, टीचर की आईडी से नहीं पता लगा। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि जो स्टूडेंट नेम नाम का एट्रीब्यूट है ये की पर डिपेंड ना करके इसके पार्ट पे डिपेंड कर गया है। जब वो उसके पार्ट पे डिपेंड कर गया तो उसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। ये समझ में आ गया दिमाग में? ये किस पे डिपेंड कर गया? पार्ट पे डिपेंड। क्या कहलाएगी ये? पार्शियल डिपेंडेंसी। अब टीचर नेम को जरा देख के बताना पार्शियल डिपेंडेंट है कि नहीं है? है, क्योंकि टीचर जो एंटिटी है, ये जो एट्रीब्यूट है टीचर पे डिपेंड करेगा, इसका स्टूडेंट से क्या वास्ता, है ना, तो इसका क्या ही वास्ता, तो क्या हो जाएगा, ये भी पार्शियल डिपेंड हो जाएगा आपका। तो इस टेबल में क्या हो गई? पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई। तो आपने पता लगा लिया यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी इस टेबल में मौजूद है। जिस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी होती है वो सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का वायलेशन करता है। क्या करता है वो? उसका वायलेशन करता है। तो इस टेबल के अंदर सेकंड एनएफ का वायलेशन हो चुका है, करेक्ट। अब भाई इसको ठीक कैसे करें? नीचे देखिएगा, नीचे कुछ लिखा हुआ है, अ नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंड अपॉन अ की एट्रीब्यूट। तो इसमें बताया गया कि जो नॉन की एट्रीब्यूट होता है वो पूरी तरह से की पर डिपेंड होना चाहिए। किस पर डिपेंड होना चाहिए? की पर। अगर वो पूरी तरह से की पर डिपेंड नहीं है तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाती है। अब अगर वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगी। किसी भी रिलेशन में फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो आपके सवाल आते हैं डिपेंडेंसी से रिलेटेड। जब आपसे सवाल पूछा जाए इंटरव्यू में कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, तो जवाब दे देना। फंक्शनल डिपेंडेंसी में बोलोगे कि इन अ रिलेशन वी हैव टू टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट्स एंड नॉन की एट्रीब्यूट्स। इफ एनी नॉन की एट्रीब्यूट is depend upon a key attribute is called functional dependency. Fully depend on key attribute. Functional dependency. If a non-key attribute is depend upon a part of the key attribute is called partial dependency. ये याद रखना, ठीक है। समझ लोगे तो बना बना के बोल दोगे, और तुम रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। समझ लिया ना कॉन्सेप्ट, आप बना बना के बोल दोगे। अब हमें ये दूर करना है। अब इसको दूर कैसे करते हैं? देखो इसका तरीका क्या है। ये टेबल है आपके स्टूडेंट, इसको खराब नहीं करना, टेबल यहीं की यहीं रहेगी। और जो की एट्रीब्यूट होते हैं वो भी यहीं रहेंगे हमेशा, वो भी नहीं हिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट के नाम, इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिलेशन हो गया। मतलब ये जो स्टूडेंट का नाम है ये स्टूडेंट की आईडी पे डिपेंड कर रहा है। इनको टेबल के बाहर निकाल दो, ये करो कॉपी, यहाँ डालो, और फिर इसको करो कॉपी और यहाँ डालो, निकाल के बाहर रख दो, ठीक है। अब जब ये निकाल के बाहर रखोगे तो इसमें प्राइम एट्रीब्यूट ये है, और जो प्राइम एट्रीब्यूट होता है उसमें रिपीट वैल्यू नहीं जाती, नहीं जाती ना, तो इसके अंदर रिपीट वैल्यू नहीं जाएंगी, तो रिपीट डाटा हट जाएगा। देखो रिपीट डाटा हट जाएगा, आपको इसको हटाना स्टार्ट कर देना। S1 हट गया, S2 हट गया, इनको उठा के बाहर लो। अच्छा, इसके बाद क्या बचा? जो टीचर का नाम है वो किस पे डिपेंड करता है आपका? टीचर की आईडी पे। तो टीचर नेम और टीचर आईडी को उठा के अलग रख लेना। यहाँ पर मैंने डाटा जो है ना ऐसे नहीं बना रखा कि जो स्टूडेंट 1 है उसका नाम रहीम है, मैंने अलग कर रखा, नाम सेम होना चाहिए। और सैंपल के रूप में ऐसे बना दिया, तभी आपको ऐसा लग रहा है स्टूडेंट 1 है राम रहीम, रहीम 2 कैसे आएगा। बात समझ रहे हो मेरी? इसको ठीक कर देते हैं, वरना आप लोग ना पढ़ाई जब करोगे तो, क्योंकि आप लोगों का दिमाग है ना अलग तरीके से चलता है, पढ़ते समय अलग कर जाओगे तो नाम सही कर देते हैं। जो स्टूडेंट 1 है मान लीजिए उसका नाम रहीम है, तो हर जगह मैं रहीम लिख देता हूँ। जो स्टूडेंट 2 है उसका नाम मान लीजिए सुमित है, तो स्टूडेंट 2 हो गया सुमित। और जो स्टूडेंट 3 है वो पंकज, ठीक है। स्टूडेंट 4 मनीष, ठीक है। अब अलग कर देते हैं, अभी ठीक आएगा डाटा। ये आपने करा कॉपी, इसको कर दो अलग, और ऐसे ही सेम इसको अलग कर दो, अलग हो गया।
अब अलग होने के बाद इसके ऊपर लग जाएगा की एट्रीब्यूट, और जो की एट्रीब्यूट रहेगा रिपीट वैल्यू नहीं होंगी। अब आप देखो इस बंदे का जो आईडी वाला रिकॉर्ड है जो दो बार रिपीट हो रहा था, अब डिलीट होने लग गया, रिपीटेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इस टेबल में स्टूडेंट का नाम एक ही बार आपको आता हुआ दिखाई देगा। क्या आप किसी को स्टूडेंट का नाम रिपीट होते हुए दिख रहा है, खत्म हो गया रिपीटेशन, ठीक है। अब ये वाला डेटा यहाँ से हट जाएगा, की नहीं हिलती, की वहीं रहेंगी, ठीक है, की नहीं हिलती, ये हटेगा यहाँ से। अच्छा ये वाला डेटा किस पर डिपेंड कर गया था, टीचर आईडी पे। इनको भी निकाल के बाहर फेंक दो, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको उठाया, इसके भी नाम को मैच कर लो, कोई दिक्कत हो मैच करो। टीचर 1 का नाम राम आना चाहिए हर जगह, ठीक है, राम, और टीचर 2 का नाम श्याम आना चाहिए, श्याम हो गया, यहाँ पे श्याम हो गया और यहाँ पे श्याम हो गया। टीचर 3 आपका मोहन हो सकता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड ये अपने उठा लिया था, अब इसका नाम उठा लेते हैं, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें भी जहाँ जहाँ पर टीचर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, रिपीट वैल्यू यहाँ भी नहीं होगा, तो टीचर आईडी एक ही बार रिपीट होगी, हट गया यहाँ से, ये भी हट गया। अब किसी भी टीचर का नाम क्या किसी को 2 बार दिख रहा है, कितनी टेबल बन गई, 3। एक स्टूडेंट टेबल, क्या नाम है इसका, स्टूडेंट, और एक टीचर टेबल, और एक ट्रांजैक्शन टेबल। जब कोई स्टूडेंट एक ट्रांजैक्शन जैसे कोई कोर्स वोर्स उससे पढ़ेगा तभी तो होगा कनेक्शन, तो गया ट्रांजैक्शन टेबल। तो कितनी टेबल बन गई, 3 टेबल। ये कौन सी टेबल है, प्राइम एट्रीब्यूट वाली। तो पहले ये टेबल अस्तित्व में आई होंगी, जब डाटाबेस बनाने बैठोगे ना, जब टेबल क्रिएट करोगे तो सबसे पहले कौन सी टेबल बनाओगे, स्टूडेंट टेबल, उसके बाद कौन सी टेबल बनाओगे, टीचर टेबल, अंत में बनेगी ये टेबल। टोटल कितनी टेबल बनी, 3 टेबल बनी। इस टेबल का क्या नाम होगा, ट्रांजैक्शन टेबल होगा। अभी समझ में आ रहा है, इस पूरे डाटाबेस में किसी टीचर का नाम रिपीट हो रहा है कहीं, स्टूडेंट का नाम रिपीट हो रहा है। कल कोई स्टूडेंट अपना नाम चेंज करवाएगा, यहीं से हो जाएगा ना चेंज, उसको डाटाबेस में 50 जगह एंट्री नहीं बदलनी पड़ेगी, ठीक है। टीचर अपना नाम बदलवाएगा। अब इसकी तो बहुत सारी और भी जानकारी हो सकती थी ना, स्टूडेंट का आईडी, नेम, कोर्स, स्टूडेंट पे जो डिपेंड करता है अलग हो जाता हो, तो हमें बार बार उसको बदलना नहीं पड़ेगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। इसमें कोई डाउट है? अब मैं आपको डाटा दूंगा और अपना आप उस पर हाथ आजमाएंगे भाई। सो दिस इज योर डेटा, उठा लो, करो। देखो अब आपका सिस्टम है थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की तरफ। तो इसमें क्या रूल है आपका भाई, टेबल पहले तो फर्स्ट एनएफ में होनी चाहिए और फिर सेकंड एनएफ में होनी चाहिए, तब उसके बाद थर्ड एनएफ चेक करते हैं। तो आ जाते हैं इस टेबल पे और इस टेबल में पहले फर्स्ट एनएफ 2 एनएफ ही निकाल लेते हैं। चलो देखो, देख के बताओ इस टेबल में फर्स्ट एनएफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कैसे पता लग रहा है? और क्या देखते हैं, वो भी है, तो फर्स्ट एनएफ एग्जिस्ट करता है, शाबाश। अब 2 एनएफ चेक करना है बेटा, ठीक है। अब इसमें देख के बताओ इसमें 2 एनएफ का कोई दिक्कत है? तुम देख के बताओ इसमें, पहले अपने लगाओ दिमाग कि इसमें 2 एनएफ का प्रॉब्लम है कहीं पे? नहीं है तो कारण बताओ पहले, जो है वो कारण बताओ पहले, फिर नहीं वाले कहाँ पे? RID और R नेम सेम कौन देखता है? सेकंड गिलास ले जाओ, एक मिनट। 2 NF जो आपके पास रिकॉर्ड होता है, जो सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होता है, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आप क्या चेक करते हो? पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करते हो, रिपीट वैल्यू नहीं। रिपीट वैल्यू तो हर किसी में होती है। सेकंड नॉर्मलाइजेशन में क्या चेक करते हो? पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करते हो। तो इस टेबल में आप पार्शियल डिपेंडेंसी देखोगे कि नहीं देखोगे, है ना। और पार्शियल डिपेंडेंसी कहाँ होती है? अरे जब किसी टेबल में 2 एट्रीब्यूट की बनेंगे तभी, यहाँ तो अकेला ही राजा है, तो इसमें पार्शियलिटी कहाँ आ गई? क्लास में मैं एक बच्चे को पढ़ाऊं, वो बोलेगा कल को पार्शियलिटी करी, अरे जब कोई दूसरा है ही नहीं समझे, अकेला ही है वो, तो पार्शियलिटी कहाँ हुई? तो ये अकेली की है यहाँ पर, तो यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट हो ही नहीं सकती। तो ऑलरेडी टेबल किसके अंदर है? 2 NF के अंदर है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो ऑलरेडी टेबल 2 NF में। अब आप यहाँ पर तीसरा जो फॉर्मेट है वो चेक करेंगे। तीसरा फॉर्मेट क्या चेक करेंगे? टेबल डज नॉट हैव एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी अब आप उस टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का पता लगाओगे। अगर आपकी टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई गई तो ये थर्ड NF का वायलेशन है, ठीक है।
और उसको फिर आपको दूर करना है। दूर करने के बाद वो आपका रूल फॉलो हो जाएगा, यानी उसमें थर्ड एन एफ फिर आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं, नीचे मैंने लिखा हुआ है कुछ। किसी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए आप चेक करेंगे इफ एनी नॉन के एट्रीब्यूट डिपेंड अपॉन एनी अदर नॉन के एट्रीब्यूट, एनी नॉन के एट्रीब्यूट डिपेंड अपॉन एनी अदर नॉन के एट्रीब्यूट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका यार कोई डाउट कोई क्वेरी होगा तो आप किससे पूछोगे, है ना, मुझसे पूछोगे। लेकिन आप आपस में लग रहे हो, दो बच्चे वहीं आपस में लगे पड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे बात कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई के ऊपर टॉपिक है, लेकिन आप आपस में डिस्कस कर रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, नहीं, रियलिटी में क्या होता है, रियल लाइफ में क्या होता है ऐसे केस में, जब ऐसा कभी देखा हो, आप स्कूल में तो पढ़े होंगे ना, स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है कुछ भी है और आपस में आप लगे पड़े हो, बात कर रहे हो, जो क्या होगा, डांट से पनिशमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, बाहर निकलो, बाहर करो बात, यही तो बोलते हैं, चलो बेटा खड़े हो जाओ, बाहर बात करो। क्यों, क्योंकि वहाँ पर दोनों नॉन की एट्रीब्यूट है। आपके टीचर में, आपकी क्लास में आपका टीचर प्राइम एट्रीब्यूट हुआ, आप लोग नॉन के एट्रीब्यूट हो, आप उस समय उस टीचर पर डिपेंड करते हैं कि वो जो पढ़ाते हैं वही आप पढ़ते हैं, पूरी बातें सुनते हैं, ध्यान से बैठ के सुनते हैं। तो सेम सिचुएशन में वहाँ पर वो दोनों बच्चे अब उसकी एट्रीब्यूट की बातें नहीं सुन रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो उन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। वो दोनों वहाँ पर जो रूल फॉलो कर रहे थे वही था ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, उसको बाहर निकाल देंगे। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है ही नहीं, अब क्लास अच्छे से फ्लो में चलेगा, समझ गए। अब यहाँ पे पता कर रहा है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहीं आ रही है क्या, तो उसको चेक करते हैं। देखो ये क्या है, रेल की आईडी, रेल का नाम, सोर्स, डेस्टिनेशन, और ये भाई ये है सीट्स, ट्रेन में सीट्स होती है ना, तो ये सीट्स हो गई, सीट्स की संख्या होती है ना 240 320 ऐसे रिजर्व कोटा जो निकलता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है रेल की आईडी है तो रेल की आईडी से रेल का नाम वगैरह पता चल जाता है, रेल की आईडी से ये भी पता लग जाता है कि ट्रेन कहाँ से आई कहाँ पे चली। थोड़ा सीट में मेरे को लफड़ा लग रहा है, क्यों लग रहा है, रेल की आईडी से सीट का पता लगता है ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि रेल की आईडी 19 है, 20 है, 89 है, सीट 420 है, पता तो नहीं चल रहा है। लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेल के नाम से सीट का पता लग रहा है। जहाँ पर मैं मालवा लिख रहा हूँ वहाँ सीट की संख्या 420 ही जा रही है हमेशा, आप इस पैटर्न को अगर देख रहे हैं। यहाँ पर मालवा है, सीट कितनी है, यहाँ पे मालवा गाड़ी थी, सीट कितनी है, और फिर एक जगह मालवा रिपीट हुई, सीट कितनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जो सीट है, सीट नाम का एट्रीब्यूट है, इट टोटली डिपेंड अपॉन द रेल नेम, इट नॉट डिपेंड अपॉन द रेल आईडी। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ नॉन की एट्रीब्यूट, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो नॉन की एट्रीब्यूट। तो नॉन की एट्रीब्यूट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, तो क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। आपकी टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो इसका मतलब क्या, अभी भी टेबल में रिपीटेशन आ रहा है, अभी भी टेबल में रिपीटेशन आ रहा है, तो इसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पता लग गया कैसे लगता है। अब इसको दूर कैसे करना है, मैंने क्या बोला था, दोनों को पकड़ो और बाहर निकालो, उठाओ इसको, यहाँ पे रखो और इसको उठाओ, यहाँ पे रखो। अब इन दोनों में किसी एक को की बनाएंगे, किसी एक को तो बनाएंगे ना, की किसको बना देंगे, इसको बना देंगे, नंबर को थोड़ी ना, इसको बना देंगे ना, सीट नंबर से तो क्या है, इसको बना देंगे हम, ठीक है। किसी एक को बना दो जिसको आप ठीक लगे, रेल नेम ही सफिशिएंट है यहाँ पर। अब की एट्रीब्यूट में रिपीट वैल्यू हट जाएगी, रिपीट वैल्यू हटेगी तो यहाँ से देखो ये पूरा खत्म होगा। अब देखो रिपीटेशन हुई ना खत्म, अब किसी भी सीट का नंबर बार बार रिपीट नहीं करेगा, हो गया यहाँ तक। अच्छा, जो की एट्रीब्यूट होता है वो उस टेबल से नहीं निकालते, की एट्रीब्यूट नहीं निकलता, तो एक की एट्रीब्यूट यहीं रहेगा, ये टाटा बाय बाय हो जाएगा इसका, हो गया टाटा बाय बाय। अब कहीं पर भी सीट रिपीट नहीं होगी, समझ में आ गया। अब इस टेबल में जो उसमें तो नॉन की एट्रीब्यूट था ना, उस टेबल में तो होने दो, वो दोनों की बाहर निकली हमारी, कौन सी, रेल का नाम और रेल की सीट, दोनों बाहर निकली। इस
इसके अंदर भी तो फर्स्ट एनएफ, 2NF, 3NF सब कुछ बना के ओके करेंगे। तो जब हम यहाँ पर इसको ओके करके चलेंगे तो ये की एट्रीब्यूट हो गया। अब ये की एट्रीब्यूट इसके साथ कनेक्ट रहेगा ना, जब तो रिलेशनशिप बनेगी। मैंने क्या बोला था आपको, जब टेबल डिकम्पोज होती है तो उनके बीच में एक रिलेशन बना रहता है, कनेक्टिविटी बनी रहती है। कनेक्टिविटी कैसे चलती है, की से की की तरफ चलती है। तो जो प्राइम एट्रीब्यूट होता है वो फॉरेन एट्रीब्यूट बनता है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी एट्रीब्यूट है, तो ये यहाँ आके फॉरेन की बनेगी। फॉरेन की को मैं येलो कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। यही कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी और फॉरेन की का। अब जब ये आप बना लोगे, अब आप टेबल पे जब टेबल क्रिएट करोगे ना, क्रिएट टेबल, तो सबसे पहले कौन सी टेबल बनाओगे, ये वाली, और उसके बाद ये वाली। अभी समझ में आ रहा है क्यों पढ़ रहे हो आप इसे? आप डायरेक्ट टेबल बनाते तो क्या होता, आपको ही तो लग रहा है ठीक है, देखने वाले को जो उसका एक्सपर्ट है वो तो बता देगा ना ये गलत है, इट इज़ टोटली रॉन्ग। तो आज की क्लास में आपने यही पढ़ा कि भाई किसी भी टेबल को क्रिएट करने से पहले नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इंटरव्यू में पूछ ले आप लोगों से तो आप इसका जवाब दे देना कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अब इसका एक टॉपिक एज एन एग्जाम्पल आ रहा है, सवाल दे रहा हूँ, उसको बना लीजिएगा। इसको बनाओ, जो पहला टास्क होगा आपके सीक्वल के कोर्स का वो ये है, सुन लो पहले। आज का पहला काम तो ये कि इसको डिकम्पोज करके ठीक करना। इसमें पता लगाओ कि कितनी टेबल बनेंगी, ठीक है, अलग अलग कर लेना। फिर जब आप नेक्स्ट वीक में आओगे तो फिर मैं आपको टेबल बनाना बताऊंगा प्रैक्टिकली सिस्टम में। अब इसको जो तोड़ के लाओगे तुम, उसमें हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, क्वेरी लगा के रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीखेंगे और टेबलों को कनेक्ट करना सीखेंगे। मतलब ये अभी आप बनाओगे पेपर पे और अगले शनिवार को सारा कंप्यूटर पे उतरेगा। ये समझ में आ गया? तो ये होमवर्क है, 25 मिनट है तुम्हारे पास, तो बना ही लोगे ना तुम। आगे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ ना, या मैं बैठ के बनाऊँ? इसे बनाऊँ, मैं बनाऊँ, चलो बना दे। आगे पढ़ाना है मुझे, कुछ इसलिए कह रहा हूँ, मुझे ना आगे एक टॉपिक और पढ़ाना है। अगर ये नहीं बनेगा तो वो टॉपिक आगे बढ़ेगा नहीं, दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, मैं बढ़ा देता हूँ कि कैसे बनेगा। देखो ये टेबल आपको दे दी किसी ने और आपको इस टेबल को नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने के बाद जो भी आपका डाटा बनेगा फिर उसको सिस्टम पे प्रैक्टिकली उतारना है आपको। प्रैक्टिकल वाला काम अभी तक हमने स्टार्ट करा नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास से होगा, शनिवार से। अभी इसको पेपर पे उतारना सीखते हैं, डिज़ाइन करते हैं। कोई भी चीज़ जब बनती है तो पहले बेटा डिजाइनिंग होती है, याद रखना इस टाइप। कल को मकान भी बनता है ना, बिल्डर क्या मांगता है, डिजाइन बनाया आपका, प्लान बनता है। किसी भी चीज़ का पहले प्लान होता है, कोई भी चीज़ हो दुनिया की, सबसे पहले क्या बनता है, प्लान बनता है, डिजाइन बनता है, उसके बाद चीज़ें प्रैक्टिकली उतरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता करना है टेबल में फर्स्ट NF। तो पहला रूल, 1 सेल 1 वैल्यू, ओके। अब की एट्रीब्यूट का पता लगाओ, कोई ऐसा कॉलम ढूंढो जिसमें रिपीट वैल्यू नहीं आ रही है, बस। तो पहला काम खत्म, बस पहला काम कंप्लीट हो गया। अच्छा हाँ, कोई बच्चा और भी कुछ कह रहा था, एस डेट के बारे में बोल रहा था, है ना। एस डेट नाम की चीज़ लगता है कभी प्राइम बन सकती है? आज तो ऐसा है, मैंने इसमें डाली, अगर मैं कोई अगली एंट्री करता तो एक ही डेट पर काफ़ी सारी सेल्स हो सकती है, तो वो लगता नहीं है। कुछ चीज़ों को हमें थोड़ा सोच के भी करना है। यहाँ पर मैं सैंपल ग्रुप में 5-6 रिकॉर्ड ले रहा हूँ। इसी चीज़ में जब सैंपल कर रहे हो 20-25 रिकॉर्ड आएंगे तो डेट आपको रिपीट होते हुए दिख रहा होगा। अगर आपने इसको प्राइम बनाते तो खुद सोचो, थोड़ी देर बैठ के सोचना एकांत में, थोड़ा अपने दिमाग से भी सवाल करा करो। डेट को प्राइम बना दिया मतलब एक दिन में एक ही एडमिशन होगा, ऐसा होता है? एक दिन में तो सैकड़ों एडमिशन हो सकते हैं, डेट फिर जाएगी नहीं ना। मतलब हर चीज़ को वैसे ही मत देखा करो, थोड़ा अपने सेंस से भी सोच लिया करो, अपने तरीके से भी सोच लिया करो। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगा लिया करो। डेट पे गड़बड़ है। सेल्स आईडी तो यूनिक हो सकती है, हर बार बंदा आएगा तो सेल्स आईडी अलग जाएगी, हाँ इसको हम पक्का पकड़ लेते हैं। तो वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना। पीआईडी तो रिपीट मार रही है, प्रोडक्ट तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मान लो कस्टमर के नाम है, कल को ये सारे अलग अलग होते तो हम इसी को मार देते प्राइमरी की। थोड़ा सोचो यार, कस्टमर ना रिपीट हो सकता है। आप यहाँ पे एडमिशन ले तो सुमित नाम के बहुत सारे लोग ले सकते हैं, तो यूनिक चीज़ें किसको बना सकते हैं यार, इतना तो हमको पता है। फ़ोन नंबर को कभी फ़ोन की बात आई तो सोच सकते हैं, वहाँ पे ईमेल आईडी की बात आई सोच सकते हैं, है ना यार। नेम पे सोच सकते हैं, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं लगता अभी कि नेम पे सोचना होगा। तो कुछ चीज़ों का कोई विरोधाभास नहीं है। इन चीज़ों का विरोधाभास तब होता है जब डेटा बड़ा होगा, और जब डेटा बड़ा होगा तब आप खुद कंफ्यूज हो जाएगा, अरे नेम तो रिपीट मार रहे हैं। अभी मैंने आपको 6 सैंपल दिए किसी डाटा सेट के, इसमें नेम रिपीट नहीं आ रहा था,
अगर मैं किसी डाटा सेट से 600 उठाता, नाम रिपीट आ रहे होते, तब शायद आप नहीं लेते नाम इसका, समझे? तो वहां आपको फिर सेल्स आईडी दिखाई देता क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा था। ये समझ में आ गया अभी सबका? अच्छा, फर्स्ट एनएफ ओके। ये बताओ 2NF का दिक्कत है इसमें? यार कभी जिंदगी में नहीं होगा, एक एट्रीब्यूट पे की है तो ये तो पका पका में मिलता है आपको 2NF। वो वहीं पे दिक्कत देगा जहाँ पर मल्टीपल एट्रीब्यूट आपके की एट्रीब्यूट बनते हैं, ठीक है? तो ये भी निपट गया आपका। अब 3NF में दिक्कत आएगा। अब 3NF में देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं डाटा एक बार पढ़ के बताता हूँ। सेल्स आईडी, सेल्स डेट, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी प्रोडक्ट की, कस्टमर का नाम, कस्टमर का जेंडर, कस्टमर का पासकोड, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की कॉस्ट, डिस्काउंट। यहाँ से एक चीज ध्यान देखिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज अलग कर दो क्योंकि प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट की आईडी पे डिपेंड करता है, साफ दिख रहा है। प्रोडक्ट की कॉस्ट भी प्रोडक्ट की आईडी पे डिपेंड करती है, कोई भी बता देगा इस चीज को देख के। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जानकारियां हैं अलग करना चालू करो, हटाओ उसको, हटा दिया। इसको ना डिलीट ही कर देना, जो जो निकलता जाए ना डिलीट कर देना, आपके काम का तो है नहीं। डिस्काउंट भी साथ में आएगा। डिस्काउंट को देखना पड़ेगा, डिस्काउंट किस पर डिपेंड करता है? डिस्काउंट जरूर नहीं प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस कोड को देख पा रहा हूँ तो प्रोडक्ट आईडी P1 है, उसका डिस्काउंट 4% है। प्रोडक्ट आईडी P2 है, इसके 2 डिस्काउंट है, मतलब ये प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझे बात आपने? थोड़ा मेहनत लगता है, ऐसे नहीं पका पकाया आपको थाली में मिलेगा, देखना है। अगर आपको लगे ना ऐसा हो रहा है तो एक बार वेरीफाई कर लो उसको, एकदम तुक्के से मत उठाइए। जैसे इन्होंने बोला, इनको जो नजर में वन स्टेप में दिखा, वन साइड देखा, उठा लो, वेरीफाई कर लिया करो, उसको रिव्यू बोलते हैं, रिव्यू कर लिया करो। अभी हमने रिव्यू करा तो गड़बड़ हो गया, अब क्या बचा? सेल्स आईडी से भी मतलब नहीं है क्योंकि यार ये मेरे को लग नहीं रहा है यहाँ पे भी, तो ये कस्टमर आईडी से चेक करो जरा। कस्टमर की आईडी जिसकी आईडी C1 है, 4 आ रहा है वहां पे हर बार, देखो तो हर कस्टमर के लिए अलग अलग तरह का ऑफर आता है, देखते नहीं फोन पे? हाँ भाई, तुम्हारे आईडी से करोगे तो तुमको अलग ऑफर आ रहा होगा, किसी और कस्टमर से अलग ऑफर आ रहा होगा। तो कस्टमर से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो उसको कस्टमर की फील्ड में उठाएंगे। बन गया ये वाला फील्ड। अब ये बन गया प्राइम एट्रीब्यूट। क्या बन गया? रिपीट वैल्यू, जहां दिखे उड़ा दो। ये देखो हो गया डाटा सही। बताओ, इतना सिंपल होता है अगर आप ढंग से बैठे। हो गया काम, इतने बैठ गया। अब कस्टमर से रिलेटेड सारी चीजें उठाओ। कस्टमर आईडी, कस्टमर से रिलेटेड क्या हो सकता है? कस्टमर का नाम, इसको अलग करो पहले। ये कस्टमर का नाम इसी से रिलेटेड होगा, जेंडर और पासवर्ड भी इसी से रिलेटेड है। पासवर्ड तो कस्टमर का ही होगा, प्रोडक्ट का थोड़ी ना होगा। डिस्काउंट भी इसी से रिलेटेड है, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी करी थी। और ये बन गया प्राइम एट्रीब्यूट। और प्राइम एट्रीब्यूट बनते रिपीट वैल्यू उड़ा दो, सब उड़ गया, देखो उड़ गया सारा बीच का। अब खुद आपको चीज समझ में आनी चाहिए। मैं इतनी देर से आपको चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा हूँ? टेबल में एनोमलीज को कम करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है। और मैंने थोड़ी देर पहले ये बात भी रिपीट करी थी, जब भी आप कभी पढ़ने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो डायरेक्ट आपको टेबल पे काम करना सिखाते हैं। टेबल क्रिएट कर दिया, डाटाबेस में डाटा पहले से बना हुआ है, आप सिलेक्ट कर रहे हो, क्वेरी चला रहे हो खाली। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता होता। और इंटरव्यू कभी भी डायरेक्ट प्रैक्टिकली नहीं होता है। पहले तो ओरली बात करूंगा मैं आपसे, इंटरव्यू होगा ना, पहले तो मैं आपसे ओरली बात करूंगा, कितना आता है कितना नहीं आता, हाँ फिर बोलेंगे टेक्निकल राउंड के लिए आ जाना। समझे बात? वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको याद नेट पे जाके सर्च कर लेने कर जाते हैं, ठीक है? ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब बाकी जो बचा भाई, बाकी तो सेल्स से रिलेटेड है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये अगर प्राइमरी की है तो बेटा यहाँ क्या बनी? फॉरेन की। ऐसे क्वांटिटी तो उस पर डिपेंड करती है ना, सेल्स के ऊपर। हर कस्टमर ने अपने हिसाब से खरीदी है ना, वो तो ट्रांजैक्शन में आती है ना। क्वांटिटी तो मेरे ख्याल से उसी में आएगी, सेल्स में आएगी भाई, वो तो डिपेंड करता है ना। सेल्स आईडी है वो तो भाई, मैंने कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने 5 खरीदे, किसने 10 खरीदे, वो तो सेल्स पे डिपेंड करता है ना। आप इस चीज़ को यहाँ देखो, जब बिल करने जाते हो, रिलायंस मॉल पे या कोई सामान खरीदते हो, जो बिल कटता है ना, वहाँ पर वो सेल्स जो आपको ट्रांजेक्शन रिसिप्ट मिलती है, उसमें क्वांटिटी लिखी होती है। क्वांटिटी यार कस्टमर टेबल में कैसे हो सकती है? जब कस्टमर का डाटा डाला जा रहा था तो उससे पूछा गया था, हाँ भाई था जिंदगी में कितनी क्वांटिटी खरीदे काम से, लाइफ टाइम के लिए लॉन्ग। सोच के देखो आप, कस्टमर टेबल C1 क्वांटिटी 2, मतलब कस्टमर का नाम आ रहा राम, आजा तूने तो 2 ही खरीदा होगा, बनता नहीं है कोई तुक्का। प्रोडक्ट के साथ सोच के देखो, प्रोडक्ट के साथ क्वांटिटी, ये बेचने वाली खरीदने वाली क्वांटिटी, प्रोडक्ट की संख्या वाली क्वांटिटी नहीं है। जैसे आपने 2 सामान खरीदे, आपने 4 प्रोडक्ट खरीदे, आपने 5 प्रोडक्ट खरीदे,
अब वो तो वेयरहाउस वाली क्वांटिटी होती है, प्रोडक्ट 2 मतलब ये प्रोडक्ट 2 ही बार बिकेगा, यानी 2 से ज़्यादा नहीं देंगे, तो कुछ तो वहाँ पर भी नहीं बनता है। इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ इस चीज़ को समझते समय सेंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ठीक है आप यूज़ करोगे, लेकिन अपना भी दिमाग लगाना है, ठीक है। बिल्कुल वो मशीन रोबोट बन के काम नहीं करना, उठाया डाला, अपना भी सेंस रखते हुए काम करना, तब बनेगा डाटा। समझ गए बात। तो यहाँ पर वो फिट नहीं होता है, इसलिए क्वांटिटी को यहीं पे डाला। डिस्काउंट भी तो फिर यहाँ पे फिट नहीं होता है। डिस्काउंट क्यों नहीं होता, डिस्काउंट क्लाइंट पे फिट हो रहा है ना पूरी तरह से। सर वो क्वांटिटी पे क्या पता हो, देख आज वापस आते हैं, जो ज़्यादा खरीदेगा उसको ज़्यादा आ डिस्काउंट जा कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, देख कर लेते हैं, फिर वापस कंट्रोल जेड, बच्चा क्या है ना, मानता तो है नहीं। देखो अभी यहाँ पे देख बेटा, देख इसको ले, यहाँ से साफ दिख रहा है, डिस्काउंट दिख रहा है आपको, 4 4 4, ये 3 रिकॉर्ड है ना, ये एक ही कस्टमर के होंगे। देखो जरा C1 प्रोडक्ट भी तो C1 क्वांटिटी C1 SSD और लैपटॉप अलग। सेम हो गए, ये सेम पर आ रहे हैं। अच्छा अब क्वांटिटी कहाँ गई भाई तुम्हारी, क्वांटिटी पे आ जाओ जरा, क्वांटिटी पकड़ते हैं इसका। हाँ भाई बताओ, क्वांटिटी को कस्टमर से कह रहा है, ये प्रोडक्ट से कह रहे थे, कस्टमर से कह रहे थे, कस्टमर से कह रहे थे, कस्टमर्स। देखो ये C1 की क्वांटिटी कितनी है, 2। यहाँ पर कितनी है C1 की क्वांटिटी, 2। यहाँ पर कितनी है C1 की क्वांटिटी, 2। यहाँ पर कितनी है C2 की क्वांटिटी, और यहाँ कितनी है। अब बोल, अब बोल ना बोल। अगर रिकॉर्ड यहाँ ना हो तो जान खाता मेरी, ये सर रिपीट करिए। एक कस्टमर, अब मान लो एक कुदरती एक कस्टमर ऐसा निकला जो हर प्रोडक्ट की 2 यूनिट खरीद रहा था, तो इसका तो ये थोड़ी नहीं कि आप कोई सामान खरीदने गए, अब हर चीज़ की 2 यूनिट थोड़ी ना खरीदोगे। तो यहाँ पर बेटा अपना भी थोड़ा सेंस लगाया करो। कितनी बार बोला मैंने, तुम फिर भी नहीं मानते हो, तुम दिखे हुए पे चल रहे हो। अब भी कंट्रोल वाई चलेगा, अब अभी ठीक है बन गया। तो ये क्या थी हमारी प्राइम एट्रीब्यूट। पता है क्या होता है, हम भी एक हद तक ही कोशिश करेंगे, जहाँ लगेगा ना अभी कंट्रोल में नहीं आने वाला, फिर हम नहीं बोलते हैं। मैंने उस बच्चे को एक ही बार बोला, फिर अब मेरे को लगा ना नहीं आएगा तो मैं बोलूँगा भी नहीं। एक लिमिट होती है किसी की भी, हमको लगता है ना अभी कंट्रोल हो सकता है। स्टूडेंट, टीचर उसी स्टूडेंट को पढ़ा सकता है जो स्टूडेंट पढ़ने की हिम्मत रखता है, जो पढ़ने की क्षमता रखता है। अगर उसको टीचर के द्वारा बताए गए वाक्य कटाक्ष लगेंगे तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ सकता, और टीचर खामखा उससे विलझेगा नहीं, यार ठीक अपनी ज़िंदगी जी, वो बोलते ना वो फिल्म थी ना, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो सेम है भाई, उसको फिर ज़्यादा नहीं करते हैं। आपकी कोशिश है, आप करो, ठीक है, दैट इज़ योर चॉइस। आगे देखिए नेक्स्ट, हम आपके पेरेंट्स थोड़ी नहीं हैं जो आपके पीछे लग जाएंगे, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। आप आगे समझ, ठीक है, आगे नहीं। देखो अभी ये जो प्राइमरी की है आपके पास, अब इसको क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे फॉरेन की बनाओगे। फॉरेन की मैंने एक कलर लिया हुआ था इंडिकेशन का, प्राइम एट्रीब्यूट, और CID का बनाओगे यहाँ पर। अब भाई इस तरह का डाटा किसी को दोगे तुरंत डाटाबेस पे लग जाएगा ना। अब उसको पता है क्या बनाना है सिस्टम में। कहाँ पे CID वाले में टेबल में कहाँ है। हाँ वो तो डिलीट करना है, तो मैंने कंट्रोल वाई करा था ना भाई मेरे, रुक जाओ वो डिलीट कर देंगे। ठीक है सवाल आपका, अभी ठीक है ना, अभी हो गया ठीक, डन, अब परफेक्ट हो गया। अब मैं आपको सैंपल भेजूंगा कैसे, तो क्रिएट हो गया, ये फाइल भेजूंगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए डाटा नहीं मिलेगा, तो मैं इसको सेव नहीं करूंगा, और जब सेव नहीं करूंगा तो बच्चा कहेगा सर वो सैंपल फाइल नहीं भेजी। समझेगा नहीं समझे आप, बच्चों को दोनों चीज़ चाहिए। अब देखो सर इसको अलग से सेव करो, सोल्यूशन फाइल भी चाहिए उसको प्रैक्टिस फाइल भी चाहिए, है ना। वीडियो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँचता है, मेरे को मैसेज आ जाएंगे रात तक, तुम मानते नहीं हो, हमें पता है ना, हम जीते ना जिंदगी। सर वो सैंपल फाइल नहीं भेजी जिसमें आपने, अगर मैं इसको सेव कर दूँगा, सर जी वो प्रैक्टिस फाइल नहीं दिया आपने, अगर मैं इसको सेव कर दूँ, दोनों ही लोग। तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन पता लग गया, वीडियो में देख के इसका सॉल्यूशन क्रिएट कर लेना। अब ये बंद कर दे, बंद करने से पहले एक और आ जाओ चीज़ पे। कितना टाइम बचेगा, 13 मिनट, बताना जरूरी है। देखो अब मैंने आपसे कहा था कि जब आप टेबल पे काम करते हो ना, जब आप टेबल पे मतलब डाटाबेस पे काम करते हो तो बेटा इसमें डायग्राम बनते हैं। क्या बनते हैं, आप किसी का प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैं वहाँ से किसका बना रहे हो, चलो एक रेल IRCTC का प्रोजेक्ट बना रहे हैं,
तो IRCTC प्रोजेक्ट में मैं कहूँगा डाटाबेस डेवलपर कहाँ है तुम्हारे, तुम कहोगे सर जी वो बैठे तीन बुलाऊंगा। मैंने कहा कल तक मेरे को डिजाइन चाहिए, मैं कल तक तुमसे डाटाबेस थोड़ी ना मांग लूँगा, इतनी डाटाबेस कहाँ से बना दोगे भाई तुम। क्या कहूँगा मैं तुमसे, मुझे कल तक मेरी टेबल पे डिजाइन चाहिए। कितने टाइम चाहिए? 2 दिन में पूरे प्रोजेक्ट का डिजाइन चाहिए मेरे को। इसमें तुम कौन कौन सी टेबल यूज करने वाले हो, टेबल के में रिलेशनशिप क्या होगी, क्या एट्रीब्यूट होंगे, कॉलम क्या होंगे, सारी जानकारी पेपर पर, क्या बोलते हैं उसको, डिजाइन बोलते हैं। उस डिजाइन को क्यों मांग रहा हूँ, उस डिजाइन को मैं अपनी टीम को दूंगा, वो बना के देगी। लेआउट दो मेरे को बना के। व्हाट इज दिस लेआउट? मकान बनता है क्या मांगता है? लेआउट। बिल्डर जब भी तो बनाएगा मकान को, तो इसका क्या बनता है? डिजाइन बनता है। तो अब डिजाइन जो इसमें बनता है उसको हम बोलते हैं ER डायग्राम। क्या बोलते हैं? एंटिटी। नाम तो सुना है इसका, ये भी नहीं सुना, सुना होगा ना। ये भी कौन सा तुम्हारे ब्राउजर में लिख रहा है, छोड़ दो, फिर कहोगे जॉब नहीं लगी। क्या बोलते हैं उसको हम? ER डायग्राम। आप लोग मजबूर करते हो सर ब्राउजर को देख के उतना ही करो, फिर फेल हो जाओगे तुम लोग। अब देखो ER डायग्राम बनाने के लिए मुझे ना इसको भी लेना पड़ेगा, उसको भी। इसको ना इतना दिख रहा है आपको, इतना मैं डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पूरा तो नहीं बनेगा, ड्राइंग ऐसी है मेरी, बट देखो। तो देखो इन टेबल के ना पहले नाम लिख लो आप लोग। जैसे इस टेबल का क्या नाम था? प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, आपके काम आएगा। ये कस्टमर और ये सेल्स हो गया, ऑर्डर हो गया, कुछ भी लिख दो, सेल्स हो गया, ठीक है। अब मैं डायग्राम बनाना चालू कर रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ बनाऊंगा एक ब्लैंक पेपर। हो गया पेपर सा। अब ड्राइंग बनाते हैं यहाँ पे। ये कुछ डिलीट तो नहीं हो गया? कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले वो टेबल बनाना है जिसमें प्राइमरी की होती है। इसकी जो डिजाइन की अप्रोच होती है वो टॉप टू बॉटम होती है, याद रखना। अप्रोच होती है ना किसी भी चीज की, तो इसमें कोई आपसे पूछे विच अप्रोच यू फॉलो इन ER डायग्राम, तुरंत रिप्लाई करना टॉप टू बॉटम। तो इसका डायग्राम कहाँ से कहाँ जाएगा? टॉप से बॉटम। हिंदी में जब लिखते हो तो इसकी अप्रोच क्या होती है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में चलते हो। उर्दू की अप्रोच क्या होती है? राइट टू लेफ्ट। नहीं पता उर्दू? उर्दू उल्टा लिखते हैं, ऐसे करते हैं, उल्टा चलता है, उसको सीधे नहीं पढ़ते, यहाँ से पढ़ते। अगर मैं लिख रहा हूँ ना उर्दू कभी किताब में ऐसे, ये मेरे पे किताब है, जैसे मैं यहाँ से लिखना था, ऐसी सी होती है, पता नहीं क्या मारते रहते हैं, फिर यहीं से चलेगा वो, ऐसे नहीं चलता उर्दू। ट्राई करना, कुछ देखना इसको, ठीक है। तो अप्रोच होते हैं, किसी भी चीज़ की अप्रोच है, तो इसकी अप्रोच क्या होती है? टॉप टू बॉटम होती है। तो टॉप में क्या बनेगा? पहले प्राइमरी की वाली चीज़ें बनेंगी। क्या बनेगा टॉप में? प्राइमरी की। पेरेंट लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्ड, ऐसे क्रिएट होता रहता है डाटा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एक प्रोडक्ट नाम की टेबल बनेगी। बनती कैसे हैं चीज़ें? देखो, जो टेबल का नाम होता है उसको एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसको मैं ER डायग्राम की बात कर रहा हूँ, तो डायग्राम बनेंगे। डायग्राम का एक का मॉड्यूल होता है, कौन सी चीज़ के लिए कौन सा डायग्राम बनता है। एंटिटी जो होती है टेबल होती है, टेबल के लिए डायग्राम बनता है रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब कितनी एंटिटी है? 3, तुरंत बना लीजिएगा, ये बन गया। इनके नाम जो इसमें लिखते हैं उसको बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? एंटिटी का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कभी कभी आप छोटा भी देख सकते हैं, तो इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। सिक्वल में केस सेंसिटिव नाम की चीज़ नहीं होती, ठीक है। कैपिटल लिखना था, छोटा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया? एंटिटी बन गई। अब एंटिटी के बीच में क्या होती है? रिलेशनशिप। अब यहां देखिए रिलेशनशिप क्या है। प्रोडक्ट सेल से कनेक्टेड है और कस्टमर सेल से कनेक्टेड है। प्रोडक्ट और कस्टमर कनेक्टेड नहीं है, ये समझ में आ गया? तो कनेक्ट करने के लिए इनके बीच में बनता है एक डायमंड बॉक्स। ऐसे बनता है यह डायग्राम में, डायमंड बॉक्स ऐसे जाएगा, फिर बनेगा एक ऐसे डायमंड बॉक्स, ये ऐसे कनेक्ट हो गया कनेक्ट। अभी कोई दिक्कत नहीं होता? अच्छा, जब डायमंड बॉक्स ऐसे कनेक्ट होता है तो अब बात आती है एट्रीब्यूट की। किसकी बात आती है? एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट कैसे बनेगा? देखो, एट्रीब्यूट जो जैसे प्रोडक्ट टेबल में कितने एट्रीब्यूट हैं? 3 एट्रीब्यूट बनते हैं बेटा। सर्कल कैसे बनेगा इसमें? ठीक है, एट्रीब्यूट बनते हैं सर ऐसे ओवल शेप में, इक्लिप्स शेप होती है ऐसे, ये होते हैं एट्रीब्यूट, ये याद रखना। इसके 3, कस्टमर के कितने हैं? 5, 1, 2,
ठीक है, 5 हो गए। अब इनको कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं चैन। ये जो कनेक्ट कर रही है लाइन इसको क्या बोलते हैं? चैन। और इसके आविष्कारक का नाम E.R. रोफर्ग करके कुछ था, उसने बनाया था ये डायग्राम, उसने इसको नाम दिया था चैन। ये एसोसिएट करता है इसके साथ। इसमें होते हैं कॉलम के नाम। अब मैं लिखता हूँ इसमें प्रोडक्ट के पहले कॉलम का नाम क्या है? PID। इसका क्या नाम है? P नेम। इसका P कॉस्ट। ठीक, अब यहाँ से इसका क्या नाम है? कस्टमर ID। अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ऊपर नीचे, ठीक है, बाकी तुम समझदार हो। ये गोले के अंदर लिखने होते हैं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। मैं कब तक लिखूंगा टाइम देखते हुए। ये समझ में आ गया? अच्छा, सेल्स के कितने एट्रीब्यूट हैं? 5। बनाओ भाई, उनको ही बनाओ। 1 2 3 4 5 बन गए। 5 क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। कर दिया कनेक्ट। अब इसके एट्रीब्यूट लिखो। कौन सा एट्रीब्यूट है? हमेशा कोशिश करा करो जो उसका प्राइम एट्रीब्यूट हो तो पहली दफा में लिखा जाता है, ठीक है। जो प्राइम एट्रीब्यूट हो वो पहली दफा में लिखा जाएगा, फिर बाकी के एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं। अगला फील्ड क्या है? एस्टेट। ये छोटे में लिखते हैं। तो टेबल के जो नाम होते हैं, एंटिटी के जो नाम होते हैं वही कैपिटल होते हैं, बाकी सारे छोटे में लिखना आपको। इसका नाम हो गया CID, और इसका नाम PID, और इसका नाम क्वांटिटी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब देखिए, जो प्राइम एट्रीब्यूट होता है उसके नीचे एक लाइन डाली जाती है, ये समझ में आ गया। और जो चाइल्ड होता है, जो फॉरेन की होती है, प्राइमरी की यहाँ के फॉरेन की बनी ना, उसके नीचे 2 लाइन होती हैं। लेकिन ये ज्यादातर आजकल दिखाते नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो जो पढ़ा है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रिलेशनशिप। सर इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ बोल। सेल्स टॉपिक ही नहीं है, ये दोनों बोल सकते हैं। क्या नहीं है? सेल्स वाले जो रिलेशनल टेबल है, ये टॉपिक है, ये दोनों नीचे आने क्यों नहीं है? ये टॉपिक है। ऐसे टॉपिक क्या होता है दुनिया में? देखो, प्राइम और फॉरेन की को समझो। प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा पेरेंट। प्राइमरी की और फॉरेन की एट्रीब्यूट को रिलेशनशिप बोलते हैं। रिलेशनशिप में क्या होता है? प्राइम जिसमें की होती है उसको बोलते हैं पेरेंट, और जिसमें फॉरेन की होती है वो होती है चाइल्ड। अच्छा, जिसमें फॉरेन की भी आ गई वो चाइल्ड टेबल होती है। अब ये बता दो उसमें दुनिया में पेरेंट कहलाते हैं कि बच्चा, है ना? यही है। टॉप में क्या आएगा? पेरेंट। आइडेंटिटी में लिखेंगे बच्चा कौन सा है, पेरेंट। बस यही। नीचे इसमें जीन्स चले गए, गुण चले गए, गुण चले गए ना, नीचे ट्रांसफर हो गए। ऐसे चलता है सिस्टम। अच्छा, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है रिलेशनशिप वाला। रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट भी देखो। अब ये जो प्रोडक्ट, एक चीज़ जब इसमें ध्यान से देखना, मैं इसको जूम कर सकता हूँ क्या? ये जूम नहीं होगा क्या? हो गया, लेकिन यहाँ से होगा। ये जूम नहीं होगा। चलो तुम देख लेना, तुमको समझ में आ रहा है तो। ये जो सेल्स टेबल है, ठीक है, प्राइमरी की देखो, इसमें प्राइमरी की दिख रही प्रोडक्ट में। इसमें प्रोडक्ट आईडी कितनी बार आ सकती है? P1 इसमें कितनी बार आ सकता है? याद रखना स्टेटमेंट अभी। P1 कितनी बार आ सकता है? याद रहेगी ये बात? गॉट इट। तो यहां लग जाएगा 1। क्या लग जाएगा? यहाँ प्रोडक्ट के इस साइड में क्या लग जाएगा? समझ में आ गया? क्या लगा दिया मैंने? अच्छा, ये कहां गया जाके? सेल्स में। अब सेल्स में P1 कितनी बार आ सकता है? ये देखो, मैनी टाइम। अरे जो प्रोडक्ट है वो कितनी बार भी बिकेगा, कौन रोकने वाला है? कितनी बार भी बिकेगा। कभी राम खरीदेगा, कभी श्याम खरीदेगा, कभी मोहन खरीदेगा। वो दिख भी रहा है हमको, बहुत बार आ रहा है। तो ये मैनी हो गया। क्या बन गया? ये रिलेशनशिप सुनना ऐसी होती है, ऐसे पकड़ते हैं तुमको ना। आज की क्लास में पूरा निचोड़ के तुम बता दिए, लेकिन फिर भी तुम वही के वही रहोगे, कुछ नहीं होने का तुमको, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ भरा हुआ है, वो नहीं निकलता है। अभी समझ गए? 1 to many ये होता है, जिसको हम कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, 3-3 महीने लगते हैं, तब भी रट्टा मार रहे होते हैं। स्पष्ट क्लियर है, साफ दिख रहा है, 1 और many। अच्छा, ऐसी कस्टमर देखो, कस्टमर कितनी बार आएगा यहाँ? एक बार आएगा। और सेल्स में कितनी बार आ रहा है? ये क्या हो गया? इसको 1 to many या many to 1 कुछ भी कह लो। 1 to many या many to 1, जो तुम्हारा मन करे वो कह सकते हो। अच्छा, यहां पर अगर मैं बोलूं कि खुद इस टेबल का अपने आप में कोई कनेक्शन है, अपने आप में कोई कनेक्शन है, तो इसको खुद अपने आप में 1 to 1 कहा जाएगा, और इसको खुद अपने आप में 1 to 1, और यहां अपने आप में many to many। क्यों?
क्योंकि इसमें सेल्स और कस्टम प्रोडक्ट आईडी अपने आप में बहुत बार रिपीट हो रही है, तो ये अपने आप में मैनी टू मैनी। तो 3 तरह की रिलेशनशिप होती है हमेशा, और जब भी टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट होती है तो 3 तरह की होती है, 1 to 1, मैनी टू मैनी, या 1 to मैनी, या मैनी टू मैनी, कुछ भी कह लो उसको। अब किताब खोल के आज गूगल कर लेना, तुम्हें यही मिलने वाला है, 1 to 1, 1 to मैनी, या मैनी टू मैनी। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब इस तरह के डायग्राम होते हैं। अब जब कोई भी काम करोगे ऑफिस में, ठीक है, आपके सामने 2 सिचुएशन होंगी। या तो आपको किसी कंपनी कहेगी कंपनी का डाटा है, इसका ER डायग्राम बना के दो, तो ऐसे बना लेना, उस कंपनी के टेबल से सैंपल उठा लेना 4 4 5 5, है ना, फिर ER डायग्राम बना लेना। या कंपनी आपको कहेगी कि बेटा ये ER डायग्राम, इसका डेटाबेस बनाओ। अब ER डायग्राम को देख के सब कुछ दिख रहा है हमको, इसमें टॉप लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं प्रोडक्ट टेबल बनाऊंगा, सब कुछ दिख रहा है, ये प्राइमरी की बनेगा फलाना फलाना, फिर मैं कस्टमर टेबल बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, फिर मैं सेल्स टेबल बनाऊंगा, उसमें प्राइमरी की दिख रही है और बाकी उसकी फॉरन की कनेक्ट करके चलूंगा, बन जाएगा। समझ आ गया? अब जरा गूगल से उठाएं कोई ER डायग्राम, बनाना है तुमको, ठीक है, टेबल बनानी है उसकी, पेपर में ऐसे बना के लानी है, तो देखते हैं कुछ मिलता है तो। जैसे मैंने ER डायग्राम बोला, ये मेरे को ये दिखाने लग गया, समझ में आया जो भी बनाया आप लोगों ने। अब इसमें देखते हैं कुछ, बेटा ये दिख रहा है तुम्हें, ये टेबल में कन्वर्ट करके लाना, अपना दिमाग खुद लगाओ अब इसमें। अब इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला क्या करना है, इसका बस मैं फोटो खींचूंगा एक और ग्रुप में डाल दूंगा। आ जाओ, ठीक है, कितनी टेबल है चलो बताना जरा, इसमें कितनी एंटिटी हैं? अच्छा, तो ये तो गया आपका फोटो। इसमें कितनी एंटिटी हैं? 4। प्राइमरी एट्रीब्यूट इसमें नहीं बता रखा, तुमको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। गूगल से उठाया तो ऐसे ही उठेंगे वहाँ पे आर्टिकल से, बट इसमें प्राइम एट्रीब्यूट आप पहचान लेना कौन से हैं। बाकी और भी अच्छे अच्छे डायग्राम इसमें मिल सकते हैं, जैसे प्राइम एट्रीब्यूट भी लिखा हो, आप पहचान पाए। ये दिख रहा है आपको लाइन खींचते हुए, देखो, अगर मैं हवा में बात करता तो ये दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्राइम एट्रीब्यूट होता है क्या मिलेगा उसके नीचे? लाइन, और फॉरेन की के नीचे क्या होता है? डबल लाइन होता है, ठीक है। चलो क्लास ओवर होता है, मैसेज छोड़ दें, मेरे को नाम और आईडी लिख के नीचे लिख देना, सिक्वल बैच का लिंक भेज दो, या अभी भेज दो, मैं लिंक दे देता हूँ। अभी भेजा है?